हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स ऑफ हैंड मिरर। जब भी हम हैंड मिरर की बात करते हैं तो सुबह सुबह जब हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं या बाज़ार जाने के लिए तैयार होते हैं तो हैंड मिरर एट्सेट्रा का ज़रूर यूज करते हैं। तो आज बेसिकली उसी डेली लाइफ का एग्जांपल मैंने लिया है कि फिजिक्स बिहाइंड हैंड मिरर और फिजिक्स ऑफ हैंड मिरर। तो मेरे पास एक हैंड मिरर है, आप ये देख रहे हैं, ये हैंड मिरर है, इससे मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ। तो इसका क्या फिजिक्स हम जानना चाहते हैं। बेसिकली मुझे कितनी विड्थ का एक हैंड मिरर चाहिए जिससे मैं अपनी कंप्लीट फेस को देख सकूं। जब भी मैं अपनी कंप्लीट फेस के बारे में बात करता हूं तो मैं ईयर टू ईयर के बारे में बात करता हूं कि मैं अपने फेस का ईयर से ईयर देख सकूं, उतनी विड्थ की मुझे मिरर चाहिए। तो आज बेसिकली इसी का हम फिजिक्स की स्टडी करने वाले हैं कि इसकी विड्थ क्या होगी इस मिरर की, इस हैंड मिरर की। तो सबसे पहले फिजिक्स देखने से पहले एक एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे। उस एक्टिविटी को पहले ध्यान से आप लोग देखिएगा कि मैं कौन कौन सी मेजरमेंट ले रहा हूं, और मैं इसको दो केस में डिवाइड करूंगा, केस 1, केस 2। तो उस केसेस के लिए क्या मेजरमेंट्स मैंने लिए हैं उसको आप ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि उसके बाद मैथमेटिक्स देखने के बाद, कुछ रे ऑप्टिक्स देखने के बाद उन्हीं डेटा का हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे फिजिक्स हमारे डेली लाइफ में घुली मिली हुई है, किसको फिजिक्स कहते हैं। जैसे फिजिक्स का मतलब ही होता है कि इट्स स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, तो वो अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए एक्टिविटी सबसे पहले दोहराते हैं। मेरे साथ अनंता पटेल हैं जिनका हम मेज़रमेंट लेने वाले हैं। तो अनंता पटेल का मैं पहले फिगर बना लेता हूं कि उनके फेस का, और उसके बाद फिर मैं अनंता पटेल को बुलाऊंगा और वहां से हम उनसे कुछ डेटा हासिल करेंगे और उस डेटा को ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम रे ऑप्टिक्स के द्वारा इसके पीछे की फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो चलिए अभी अनंता पटेल के फेस को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद वहाँ से कुछ मेजरमेंट लेंगे और ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। तो मान लीजिए ये अनंता पटेल का फेस है, थोड़ा सा ये वियर्ड बन सकता है, उस पर ध्यान ना दें, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये फेस है, यहाँ पे उनका आई है, ये सेकंड आई, बीच में नोज़, ये माउथ। ये हमने आई बनाया और इधर आई बना, ये उनका ईयर, इधर भी ईयर। अब हमें क्या करना है, जो मेजरमेंट्स लेनी है, जैसे हमने बात किया था फिजिक्स में, हमको ईयर से ईयर का डिस्टेंस चाहिए। तो ये मान लीजिए एक ईयर है, इधर दूसरा ईयर है, इन बिटवीन हम डिस्टेंस जो लिख रहे हैं उसको मान लीजिए मैं D1 से डिनोट कर रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे एक और डेटा चाहिए, आई सेंटर से इस आई सेंटर का भी डिस्टेंस चाहिए, मैं इसको D2 से डिनोट कर रहा हूँ। ये दोनों ही डेटा अभी हम अनंता पटेल से उनके फिजिकल डेटा लेने वाले हैं। तो अभी अनंता पटेल को मैं बुलाता हूँ। ये हमारे सामने अनंता पटेल हैं। अब इनका हम मेजरमेंट लेंगे। ये स्केल है और हम सही ढंग से मेजरमेंट ले सकें उसके लिए हमने दो पेंसिल भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पेंसिल है उसको इस टाइप से आप रखिए, ज़्यादा इसको सटाइए मत, जस्ट टच कराइए ईयर टू ईयर पे, क्योंकि फिजिकल कंडीशन में जस्ट टच करेंगी। ये डिस्टेंस मैं अब ले रहा हूँ स्केल की मदद से। अगर मैं इसको एक्यूरेटली मेज़र करूँ तो ये यहाँ पे आ रही है, शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो मैं कैमरे के पास इसको ले जाता हूँ, मैं इसको कैमरे के पास ले जा रहा हूँ। कैमरामैन से मेरा रिक्वेस्ट है कि जूम प्रॉपरली करें सो दैट कि वो दिखाई दे। आप देख पा रहे होंगे कि ये 16 सेंटीमीटर है। ये नोट कर लीजिए डेटा, 16 सेंटीमीटर है। अब उनके आई टू आई सेंटर का हम मेजरमेंट लेंगे। तो चलिए अब वो मेजरमेंट लेते हैं, कितना आता है। अब उनके आई टू आई सेंटर का हम मेजरमेंट ले रहे हैं। ये अप्रॉक्सीमेट 8 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन अगेन मैं कैमरा की तरफ लेके जा रहा हूं सो दैट कि आप इसको देख सकें। ये कुछ आपको जूम करके दिखाया जा रहा है, ये 8 सेंटीमीटर है।
तो इस तरीके से हमने 2 मेजरमेंट लिए। उनके ईयर से ईयर का जो मेजरमेंट है वो है 16 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे D1 को लिख रहा हूँ 16 सेंटीमीटर। एंड उनके आई से आई सेंटर का जो मेजरमेंट है वो है 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से 2 मेजरमेंट हमने ले लिया है। अभी बेसिकली उनको परफॉर्म ये करना है कि इस मिरर की एक मिनिमम विड्थ को उनको फाइंड आउट करना है, जिससे कि वो अपना चेहरा ईयर टू ईयर को देख सकें और आगे पीछे कुछ और नहीं दिखना चाहिए, ईयर टू ईयर ही उनको दिखना चाहिए। तो वो उतना ही पोर्शन, इस मिरर का उतना ही पोर्शन वो यूज करेंगे। इसको कवर करने के लिए वो इस पेपर का यूज कर रहे हैं। इस पेपर की मदद से इस मिरर का जो साइज जो ज़्यादा है, जिसकी विड्थ जो ज़्यादा है, उसको वो कवर कर सकते हैं लाइक दिस। तो वो अभी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। वो इतना ही पोर्शन इसमें देखने वाले हैं जिससे कि उनका फेस केवल दिखाई दे ईयर टू ईयर। फ्रेंड्स, अभी मैंने अनंता पटेल को मिरर एंड पेपर पीस दे दिया है। मैं अनंता से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेपर पीस को मिरर से कवर करें और धीरे धीरे कवर करिए। आप इस तरीके से कवर करिए कि आपकी केवल ईयर एंड ईयर ही दिखाई दे, मतलब दोनों ईयर के बीच पूरी कंप्लीट फेस दिखाई दे और उसके अलावा कुछ भी अगल बगल का दिखाई ना दे। हमें केवल उस पोर्शन तक का मिरर की विड्थ नापना है, तो उतना उसके अकॉर्डिंगली हमको मिरर को जो कवर करना है हम वो कवर करेंगे। तो अनंता उसको एडजस्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके, सो दैट कि उनकी केवल ईयर टू ईयर ही दिखाई दे उनकी फेस और आगे पीछे की इन्वायरमेंट्स उनको दिखाई ना दे। तो उन्होंने ये मेजरमेंट कर लिया है। फ्रेंड्स, अभी अनंता ने जो कवर किया है इस मिरर को, आप देख पा रहे होंगे कि इस मिरर का एक साइड कवर हो गया है और थोड़ा सा पोर्शन जिसकी मदद से वो अपनी कंप्लीट फेस को देख पा रहे थे। अभी मुझे इसका मेजरमेंट लेना है। इसके मेजरमेंट के लिए मैं स्केल की मदद ले रहा हूँ। मैंने ये स्केल लगाया यहाँ पे लाइक दिस, और जैसा मैं मेजर कर पा रहा हूँ ये 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं कैमरे के पास जा रहा हूं आपको दिखाने के लिए। कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसको जूम करें सो दैट कि हम देख सकें प्रॉपरली। ये 4 सेंटीमीटर का है, आप अभी इसको देख पा रहे होंगे प्रॉपरली। तो चलिए ये डेटा को हम लिख लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का है। ये हमने केस 1 परफॉर्म कर लिया है। अभी अनंता केस 2 परफॉर्म करेंगे। तो केस 1 का जो रिजल्ट रहा हमारे पास, इसको मैं केस 1 नाम दे रहा हूं, वो हमें ये मिला कि जो विड्थ ऑफ मिरर है, विड्थ ऑफ मिरर दैट इज 4 सेंटीमीटर। मैं अनंता से अगेन ये फिर से परफॉर्म करने के लिए बोलूंगा। इस केस में अभी हम केस इस टाइप से लेंगे कि वो अपने एक आई को क्लोज करेंगे और अगेन इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म करेंगे, इसको फिर से कवर करेंगे और इसकी एक विड्थ पता करेंगे, कितना विड्थ उनको चाहिए अपनी कंप्लीट फेस को देखने के लिए। तो मैं हैंडओवर कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अभी अनंता इस मिरर को, उनको जो पीस ऑफ पेपर दिया गया है उससे कवर करेंगे, लेकिन इस समय केस 2 की हम स्टडी कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उनका एक आई क्लोज है, और जब एक आई क्लोज हो तो उनको मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बेसिकली हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी वो पीस ऑफ पेपर से वही एडजस्ट कर रहे हैं कि उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है मिरर की। जैसे वो हमें हैंडओवर करते हैं हम उसका मेजरमेंट लेंगे। दीजिए मुझे। ये इन्होंने मुझे हैंडओवर किया है और इसको मैं मेजरमेंट ले रहा हूं। तो ये अप्रॉक्सीमेट 8 सेंटीमीटर आ रहा है। शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं कैमरे के पास चला जाता हूं। ये 8 सेंटीमीटर अभी आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख लेते हैं। केस 2 में हमको जो रिक्वायरमेंट है, विड्थ ऑफ मिरर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। थैंक यू अनंता, आपका किया हुआ एक्सपेरिमेंट की अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं।
फ्रेंड्स, अभी जो हमने एक्टिविटी की ये बहुत ही डेली लाइफ में घटित होने वाली एक्टिविटी थी। भले ही हम जाने अनजाने में कई बार ये एक्टिविटी को दोहरा चुके हैं आज तक, लेकिन हम इसके पीछे की फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं ली है। तो चलिए आज उसी के पीछे की फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि मिरर किस तरीके से इमेज का निर्माण करती है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे मैं रखा हूँ वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मान लीजिए मिरर लाइन है। मेरा मिरर लाइन से अभिप्राय यह है कि यहाँ पे मैं मिरर को रखूँगा। मान लीजिए मेरे पास ये मिरर है, तो मैं मिरर को इस तरीके से रख रहा हूँ। मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिरर की पोजीशन कहाँ है। इस मिरर की पोजीशन इस ब्लैक बोर्ड में यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो इमेज है, इमेज वैसा ही बनेगा जैसे कि इस ऑब्जेक्ट के सामने ये मिरर हो। ये बेसिक कंसेप्ट हमने देखा था। तो हमें ये क्लियर है कि जो इसका इमेज बनेगा, इमेज अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लें, अगर इसको मैं d कहता हूँ, तो उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इसके बैकवर्ड तरफ इमेज बनेगा। तो मान लीजिए ये भी d है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये इमेज बनेगा। ये इमेज पॉइंट हुआ। ये बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता है कि मैं मिरर की पोजीशन कहीं भी रखूं इस लाइन में, इमेज इस तरीके से ही बनेगा। ये हमने देखा था, इसलिए मैं इस लाइन को मिरर लाइन कह रहा हूं। मिरर लाइन, मिरर लाइन का कहने का अभिप्राय इतना ही है कि मैं मिरर को यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, लेकिन इमेज तो यहीं बनना है। आप उसको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे वो फील्ड ऑफ व्यू के कॉन्सेप्ट में आएगा, बट इमेज का बनना, बेसिक जो डेफिनेशन जिस तरीके से है, जैसा बनना चाहिए वैसा ही बनेगा। ये हमें एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जब भी मैं कहूँगा तो डेफिनेटली, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मेरी आई है, उससे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को। या मान लीजिए कैमरा एब्जॉर्बर है, तो कैमरे के लेंस से होते हुए जो इमेजेस आपको दिखाई देंगी उसकी स्क्रीन पे, तो वो ऑब्जर्वर है। उस तरीके से आप चीज़ों को मान सकते हैं। तो चलिए हम नेचुरल ऑब्जर्वर को ही मानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आप ऐसा मानिए कि ये भी पॉइंट है, एक पॉइंट है। या आप ऐसा, अच्छा वर्ड ये रहेगा कि आप ऐसा मान लीजिए कि इसमें एक होल बना हुआ है, इधर की ओर एक ऑब्स्ट्रक्शन है, इधर की ओर एक ऑब्स्ट्रक्शन है। इस तरीके से चीज़ों को आर पार देखा नहीं जा सकता, और एक पॉइंट होल बना हुआ है। आप इसको ऐसा मानिए, पॉइंट होल। आप इसको इस तरीके से मानिए जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट होल बना हुआ है, एक छोटा सा होल बना हुआ है, उसके थ्रू ही चीज़ों को इधर देखा जा सकता है। ये मुझे क्लियर है। अगर यहाँ पे कहीं पे मैं मिरर इस तरीके से रखूं कि इससे इंसिडेंट होने वाली रे मिरर पे गिरे, और मिरर से गिरने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वो इंसिडेंट रे आए, तभी जाके मैं उसका इमेज देख सकता हूँ। अगर मुझे इस पॉइंट से इमेज देखना है, किस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का, तो इसके लिए ये क्लियर है कि मिनिमम 2 रेज इस पॉइंट होल से गुजरने चाहिए। मिनिमम 2 रे इस पॉइंट होल से गुजरने चाहिए, तभी जाके हम इमेज को देख सकते हैं। तो क्या 2 रे इस पॉइंट होल से गुजरेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। अगर मुझे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना है उसको अगर देखना है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होने वाली 2 रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होके पॉइंट होल से होते हुए आंखों तक पहुंचेगी, तभी जाके हम
इमेज को देख पाएंगे। तो चलिए उसको सर्च करते हैं कि वो कौन सा इंसिडेंट रे होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहां से इस तरीके से हर डायरेक्शन में रे निकल सकते हैं और उनमें से कुछ स्पेसिफिक रे ही इस होल से गुजरेगा। तो वो कौन सा स्पेसिफिक रे होगा? हमें एक बेसिक डेफिनेशन और भी क्लियर है। जब भी हम मिरर की बात करते हैं तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्लियर है कि यदि एक इंसिडेंट रे मिरर पे टकराती है और नॉर्मल से इंसिडेंट पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगी उससे जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल कौन बनाता है? रिफ्लेक्शन रे बनाता है। तो इस बेसिक प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे यूज कर पाएंगे हम। मान लीजिए कि यहां से एक इंसिडेंट रे ऐसा मिरर पे टकराई, ऐसा ये इंसिडेंट रे है, ये मिरर से टकराई। मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मेरा नॉर्मल है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये कौन सा एंगल थीटा है? इंसिडेंट रे नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगा? रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से थीटा एंगल बनाएगा। और सपोज ये यहां से गुजर रही है, सपोज ये रिफ्लेक्टेड रे इस होल से गुजर रही है। ये पॉइंट होल है, आप इसको ऐसा मानिए एक पॉइंट होल है, उससे अगर ये गुजर रही है तो ये तो क्लियर है कि अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा बनेगा। ये हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्लियर है। तो हमें एक बेसिक चीज समझ में आ रही है। वो बेसिक चीज क्या है कि ये जो पॉइंट का लोकेशन है, ये पॉइंट का लोकेशन वो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच का अगर हम ये डिस्टेंस देखें, अगर ये डिस्टेंस की मैं चर्चा करूं d, तो डेफिनेटली ये नॉर्मल और ये ऑब्जेक्ट का ये वाला डिस्टेंस d/2 होगा। क्यों ऐसा d/2 होगा? क्योंकि ये सिमेट्रिक है। आप देख सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इसका मतलब ये अगर x है तो ये भी x है और ये दोनों x मिलकर कितना बना रहे हैं? d बना रहे हैं। तो सपोज मैं इसको x लेता हूं, इसको x लेता हूं। इस पॉइंट का अगर मैं नाम दे दूं a, b एंड c, तो ab इक्वल टू BC इक्वल टू x, और हमें यह भी क्लियर है कि AC इज इक्वल टू D, मतलब 2x इज इक्वल टू D, तो x इज इक्वल टू D/2, और ये भी क्या है? ये x ही है। तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन यूज करते हुए एक अंडरस्टैंडिंग आई कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आपको गुजारना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके गुजरे मिरर से, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगा? ये वही इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शंस के बाद गुजरेगी इस पॉइंट से जो कि इस तरीके से डिस्टेंस से रिलेटेड होगी। कहने का मतलब यदि ये d क्या है? ये d जो मैं लिखा हूं, d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, और ये दोनों ही मैं पॉइंट ऑब्जर्वर की मैं बात कर रहा हूं, मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर ये दोनों ही इस तरीके से नेचर के हैं और उनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस को d डिफाइन कर रहा हूं, तो ये d डिफाइन करने के बाद मुझे एक चीज़ ये क्लियर है कि मुझे नॉर्मल इस तरीके से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, मुझे नॉर्मल इस तरीके से सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि वो पॉइंट पे यदि इंसिडेंट रे आए, इंसिडेंट हो, तो वहां से रिफ्लेक्शन के बाद वो सीधे ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी, पॉइंट होल तक पहुंच जाएगी। तो ये मुझे एक बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हुए अंडरस्टैंडिंग आ गई। एक चीज़ और समझने वाली बात है, मैंने यहाँ पे 2 रेज की बात की थी, लेकिन यहाँ पे तो हम एक सिंगल रे ही को यहाँ पे पहुँचा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि इसके बाद मैं सपोज यहाँ पे एक रे को गुजारता हूँ, ऐसा
अगर मैंने यहाँ पे एक रे को गुजारा तो ये रे के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा लाइक दिस, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे चीज़ों का इंसिडेंट रिफ्लेक्शन होगा लाइक दिस यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो होल से नहीं गुजर रही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे रे इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे नॉर्मल के अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और अगर मैं वहाँ से देखूँ तो वहाँ से भी जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो इस होल से नहीं गुजरेगी। तो इसका मतलब मुझे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यदि ऑब्जर्वर भी पॉइंट ऑब्जर्वर हो, जस्ट लाइक एक पॉइंट होल, एक होल जो है एकदम उसका डायमेंशन बहुत नेग्लिजिबल हम मान रहे हैं, एक पॉइंट की तरह मान रहे हैं, अगर एक पॉइंट की तरह माने तो ये क्लियर है कि ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे मिरर पे गिरेगी और रिफ्लेक्ट होगी तो उस पॉइंट तक केवल और केवल एक ही रे पहुंच पाएगी। कितने रे पहुंच पाएंगे? केवल और केवल एक ही रे पहुंच पाएंगी। और यदि केवल एक रे पहुंच पाई तो हम इस इमेज को नहीं देख पाएंगे। नो डाउट ये जो रे है इसको कनेक्ट करती है, इस इमेज पॉइंट को कनेक्ट करती है। लेकिन उससे क्या, हमको तो अगर इमेज देखना है तो हमें ऐसा होना चाहिए कि वहां से मिनिमम 2 रेज इंसिडेंट होती हैं। अब ये तो था थियोरेटिकल सिचुएशन कि मैं इसको एक पॉइंट होल माना था। अगर मैं इसको पॉइंट होल मानता हूं और इसके ठीक सामने अगर एक मिरर हो, ऑब्जेक्ट का सेटअप इस तरीके से हो, तो ये चीज़ मुझे क्लियर है कि इस पॉइंट होल से केवल एक ही रिफ्लेक्टेड रे गुजर सकती है। लेकिन व्हाट अबाउट हमारे आई के बारे में अगर हम बोलें तो आई में जो ओपनिंग होता है आइरिस का उसको प्यूपिल बोलते हैं। और जो प्यूपिल जो होता है, प्यूपिल को आप ऐसा समझिए कि ये वो वाला एरिया है जहां पे इंसिडेंट रे एंटर्ड होती हैं। कहने का मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती हैं वो प्यूपिल से गुजरती हुई रेटिना तक पहुंचती हैं। तो प्यूपिल का जो डायमीटर होता है आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये प्यूपिल है। अब ये प्यूपिल क्या होता है उसको हम डिटेल पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, लेकिन मान लीजिए कि ये प्यूपिल है और इसका जो डायमीटर है, अगर मैं इस डायमीटर की बात करूं फाई, तो ये डायमीटर होता है 2 mm टू 8 mm। कितना होता है? 2 mm टू 8 mm। और ये प्यूपिल होता क्या है उसकी अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहें तो आप अपने आंखों को देखिए। आंखों के बीच में एक काला पोर्शन हमें नजर आता है, वो काले पोर्शन को ही प्यूपिल कहते हैं। और उसका अगर डायमीटर आप नापना चाहें तो वो 2 mm से लेकर 8 mm होता है। वो कब कौन कौन सिचुएशन में क्या क्या होती हैं? अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो हमारे आंखें, जिसको हम आंखों को चौंधिया जाना बोलते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं? अपने आंखों को बंद करते हैं धीरे धीरे। मतलब बहुत कम ही आंखों की ये प्यूपिल की ओपनिंग होती है। तो उस समय जो प्यूपिल की ओपनिंग होती है वो 2 mm से 4 mm मानते हैं। लेकिन जैसे ही डार्क लाइट हो जाती है तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आंखों तक पहुंचे और रेटिना पे इमेज बने। तो उसके एंट्रेंस के लिए क्या करते हैं? वो प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है, वो 4 mm टू 8 mm हो जाती है। तो आप ऐसा मानिए कि ये पॉइंट ऑब्जर्वर नहीं है, हमारी जो आंखें हैं वो पॉइंट ऑब्जर्वर नहीं है, वहां पे एक प्यूपिल है जिसमें कुछ रे एंटर कर सकती हैं। और उसके लिए मैंने क्या लिया है? डायमीटर 2 mm से लेकर 8 mm डायमीटर लिया। अब इसी सिचुएशंस को देखते हैं। इसी सिचुएशन को फिर से ध्यान से देखिए आप लोग। ये जो मैंने पॉइंट माना था, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट नहीं रह गया है। इसकी ओपनिंग अब इसको हम ऐसा मान सकते हैं, ये जो एक वाइडर ओपनिंग मान सकते हैं। और इस ओपनिंग को मैं प्यूपिल से शो कर रहा हूं। ये मान लीजिए प्यूपिल है आई का, और ये कितना होगा? 2 mm टू 8 mm होगा। अगर ये 2 mm टू 8 mm है तो इसमें बहुत सारे रे इस पे आके टकरा सकती हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी रे टकरा सकती हैं। अगर उसको पता करना है तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है और यहां से ऐसे रे आके एक्सट्रीम ये वाले टकराएंगी, और सिमिलरली यहां से ऐसे एक्सट्रीम रे जो हैं आके ऐसे टकराएंगे। तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि ये लाइक दिस, ऐसी रे यहां तक आके टकराएंगे ऐसा, ये थोड़ा सा यहां से कन्वर्ज होता जाएगा ऐसा। तो यहां पे कुछ होगा, ये स्प्रेड होगा,
ये जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड भी नो डाउट mm में होंगे। ये जो पोर्शन आप देख रहे होंगे ये भी एक mm में होगा, दैट इज लाइकली टू सम 3-4 mm 5 mm के आसपास होगा स्प्रेड। तो इतने mm पे जितने भी रेज इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होंगे मिरर पे, वो सभी के सभी यहाँ पे एंटर करेंगे। बाकी मिरर पे इंसिडेंट होने वाले रे इस होल पे या इस ऑब्जर्वर पे, इस आई पे एंटर नहीं करेंगे। तो हमें एक चीज क्लियर हुआ कि मैं ऑब्जेक्ट को तो देख पाऊंगा क्योंकि मैं आई हूं, मैं पॉइंट ऑब्जर्वर नहीं हूं। अगर मैं पॉइंट ऑब्जर्वर होता तो मैं इमेज को नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि मेरे आंखों में केवल एक रे पहुंच रही है और एक रे से ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बन सकता। आपको बातें समझ में आ रही है? एक रे से इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसलिए मिनिमम 2 रे चाहिए। 2 रे बोलने का होता है यहाँ पे हमें बहुत सारे रे इस 2 to 8 mm वाले ओपनिंग पे मिल जाएंगे। तो मुझे क्या क्या चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई? पहले मुझे ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई कि मान लीजिए कि यदि मैं इसको पॉइंट ऑब्जर्वर मानता हूं और पॉइंट ऑब्जेक्ट मानता हूं, तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस d हो तो d/2 पे एक नॉर्मल होगा और वहां से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पॉइंट ऑब्जर्वर पे इंसिडेंट होगा। ये एक मुझे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। दूसरी मुझे अंडरस्टैंडिंग ये भी क्लियर हुई कि जो आंख होता है, आंख, उसमें एक प्यूपिल होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां से लाइट रेज एंटर्ड करती हैं आंखों में। और इसका जो साइज होता है, आप ऐसा मानिए, आंख को ऐसा मान लीजिए कि 2 से लेकर 8 mm साइज वाला एक एरिया है जहां पे एक ऐसा होल है जहां पे लाइट इंसिडेंट होती हैं ऑब्जेक्ट से। तो ये सम काइंड ऑफ इसी तरीके से है। मैं यहाँ पे जो होल की ओपनिंग माना हूँ, ये ओपनिंग 2 से 8 mm वाली प्यूपिल के साइज के अकॉर्डिंगली माना है। तो चूंकि यहाँ पे बहुत सारे रे एंटर करते हैं इसलिए मुझे वो इमेज दिखाई देगा। ये 2 कॉन्सेप्ट को लेके चलें। जब ये 2 कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरीके से समझ जाते हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब तैयार हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, आप इसको ऐसा समझें कि ये अनंता पटेल है, जो लास्ट टाइम हमने देखा था, ये अनंता पटेल हैं। उसके ठीक सामने ये मिरर है, ये मिरर ऐसे हैं, वो अपने आँखों से इस मिरर को देख रहे हैं। और उन्होंने क्या किया है, ये जो उनका फेस है ईयर टू ईयर को इसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पे एक पेपर पीस यूज करके इसको कवर कर रहे हैं। तो अब इसका हमें अंडरस्टैंडिंग लेना है। तो सबसे पहले हम ऐसा माने कि इसको हमने रोटेट कर दिया इस तरीके से, क्योंकि मुझे रे ऑप्टिक्स खींचना है तो मैं यहाँ पे रे ऑप्टिक्स नहीं खींच पा रहा हूँ। तो आप माने कि पूरे फेस को ऐसा रोटेट कर दिया तो डेफिनेटली ये भी ऐसा रोटेट हो जाएगा। फेस ऐसा रोटेट होगा तो ये भी ऐसा रोटेट हो जाएगा। उसके बाद इस फेस को ऐसा ले आइए ब्लैक बोर्ड से परपेंडिकुलर, तो ये भी ब्लैक बोर्ड से परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइक दिस। अब हम इसका बेसिकली अगर ये वाला मैं डायमेंशन की बात करूं तो दिस इज विड्थ ऑफ मिरर। तो यही विड्थ ऑफ मिरर का मुझे फाइंड करना है कि विड्थ ऑफ मिरर क्या होगा। ये फेस पहले रोटेट हुआ, आप कल्पना करिए, ये फेस पहले रोटेट हुआ, रोटेट होने के बाद ये वाले को हम ब्लैक बोर्ड के अंदर ले गए और इस वाले एज को हम ब्लैक बोर्ड से बाहर ले आए। तो ये ठीक उसके सामने ऐसा मिरर आएगा और मिरर का ये वाला जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये डायमेंशन है उसकी विड्थ। आप देख पा रहे होंगे इस डायमेंशन को हम विड्थ कहते हैं। हम उसी का बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए कि ये आई, ईयर सब एक ही लाइन पे बिलोंग करते हैं और इस लाइन का नाम मैं दे रहा हूं ए बी। तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ए आ जाएगा नीचे, बी चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को पहले ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन का मैं नॉमेनक्लेचर यहाँ पे ए दे रहा हूँ, इसको मैं बी दे रहा हूँ। इस लाइन पे ये ईयर भी है, ये आई भी है, ये वाली आई भी है और ये ईयर है, सब इस लाइन पे बिलोंग करते हैं। और इसको मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये सभी पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, ये पॉइंट ऑब्जर्वर है, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इसको मैं लेना चाह रहा हूं, इसको ईयर 1, इसको लेना चाह रहा हूं आई 1, ये आई 2 और इसका नाम मैं लिखता हूं ईयर 2। अब इसको यहां पे निरूपित करें तो मान लीजिए कि ये हमारा ईयर 1 है,
ये वाला पॉइंट जो है ईयर 1 है। उसके बाद हमारे पास जो रहेगा कुछ इस तरीके से I1, ये रहेगा I1, और यहाँ पे रहेगा हमारा I2। थोड़ा इसको और एक्सटेंड करें, यहाँ पे रहेगा ईयर 2। ये आपको समझ में आ रही है। इसके ठीक सामने है मिरर लाइन, जहां पे मुझे मिरर को प्लेस करनी है। ये मिरर कैसी प्लेस्ड रहेगी, लाइक दिस। यहाँ पे इस तरीके से मिरर लाइन है, यहाँ पे मिरर को मुझे प्लेस करनी है। तो ये प्लेसिंग इस तरीके से हो रही है कि मुझे मिनिमम विड्थ चाहिए। ये इसको प्लेसिंग कहाँ करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन मिरर लाइन, जहाँ पे मिरर को मुझे प्लेस करना है, एंड ये जो लाइन है ए बी लाइन, उनके बीच का डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज ये डिस्टेंस को मैं कुछ भी एक रैंडम नाम दे रहा हूँ, सपोज मैं इसको एल नाम दे रहा हूँ, तो ये एल इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ये कॉन्सेप्ट भी देखेंगे थोड़ा बाद में। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये ए बी लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ए बी लाइन है। ए बी लाइन के ठीक सामने एक मिरर लाइन है, जहाँ पे मिरर को मुझे इस तरीके से प्लेस करना है। मिरर की जो प्लेसिंग है वो इस तरीके से है। अब मुझे ये समझने वाली बात है कि इन सब चीज़ों को देखना है, आई को ईयर को देखना है। ये एक्सट्रीम ईयर की पॉइंट्स हैं, इसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा हूँ। अब मेरे पास दो ऑब्जर्वर हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो हमारे पास 2 ऑब्जर्वर हैं, एक मेरा ये वाला आई, एक मेरा ये वाला आई, मतलब आई नंबर 1 एंड आई नंबर 2। अब मुझे चूंकि चाहिए मिनिमम लेंथ। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस ईयर 1 को, अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट की तरह लेता हूं, इस ईयर 1 को अगर मैं इस आई से देखूं तो डेफिनेटली जो मिरर की एटलीस्ट प्लेसिंग कहां पे होनी चाहिए, एटलीस्ट प्लेसिंग इसके डिस्टेंस बाई 2 पे होनी चाहिए। मतलब यहां कहीं मिरर की प्लेसिंग एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिरर की प्लेसिंग यहाँ पे नहीं होगी तो यहाँ से निकलने वाला रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर इस ईयर को इस आई के द्वारा देखना है तो मिरर की प्लेसिंग कम से कम यहाँ पे होनी ही चाहिए, अदरवाइज यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। इमेज का फॉर्मेशन नो डाउट जैसा बनना है इधर कहीं पे बनेगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे इधर कहीं पे बनेगा, चाहे मिरर यहाँ पे रहे चाहे मिरर यहाँ पे ना रहे, वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। लेकिन मुझे ये चीज अभी देखा वहां पे अर्लियर हमने ये देखा है कि अगर मुझे इस ईयर 1 को इस I1 से देखना है तो इसकी मिरर की जो प्लेसिंग है वो यहाँ पे होनी ही चाहिए। भले ये इसके ऊपर भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके नीचे भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे होना जरूरी है। सो तभी यहाँ से निकलने वाली लाइट जो यहाँ पे इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ तक पहुँचेगी, अदरवाइज नहीं पहुँच सकती। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये समझ में आया कि अगर ईयर 1 को I1 से देखूंगी तो मिरर की प्लेसिंग ये होगा। ये चीज क्लियर हुआ। दूसरा, यदि मैं ईयर 1 को इस I2 से देखूं तो मिरर की प्लेसिंग कहां पे चाहिए, ये देखिए। अगर इस ईयर 1 को इस I2 से देखूं तो इनके बीच का डिस्टेंस ये है, इसको अगर हम हाफ करेंगे तो समवेयर ये यहां कहीं पे लाई करेगा, ऐसा ऐसा आप ऐसा मान लीजिए कि ये इसका हाफ, ये भी इसका हाफ, तो यहां कहीं पे लाई करेगा, यहां कहीं पे। अब देखिए मिरर की पोजीशनिंग खिसक के यहां से खिसक के यहां पे आ गई, तो मैं मान लीजिए कि मैं मिरर की प्लेसिंग थोड़ा नीचे करा दिया। मैं मिरर की प्लेसिंग क्यों नीचे कराया, क्योंकि मुझे ये तो अनवांटेड हो गया ना। मेरे पास तो दो ऑप्शन है, चाहे तो मैं I1 से देखूं इस ईयर को, चाहे तो मैं I2 से देखूं इस ईयर 1 को। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। अगर मैं I1 से देखता हूं तो मिरर की प्लेसिंग मुझे यहां पे चाहिए, यदि मैं I2 से इस ईयर 1 को देखता हूं तो मुझे मिरर की प्लेसिंग यहां पे चाहिए, क्योंकि अगर मिरर की प्लेसिंग यहां पे नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा रेज का, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा रेज का तो यहां तक पहुंचेगी कैसे।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मिरर की प्लेसिंग यहां पे चाहिए अगर मुझे ये ईयर 1 को देखना है। सिमिलरली हम ईयर 2 के लिए वर्कआउट करें अलग अलग आईज से या अलग अलग ऑब्जर्वर से। सपोज मुझे इस ईयर 2 को I2 से अगर देखना है तो मुझे मिरर की प्लेसिंग इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है उसके हाफ डिस्टेंस पे एटलीस्ट करनी ही होगी। मिरर यहां पे अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी यहां से निकलने वाली रे यहां पे रिफ्लेक्ट होके यहां पे पहुंचेगी, अदरवाइज नहीं पहुंच सकती। इसलिए मुझे ये क्लियर हुआ कि यदि मुझे ईयर 2 को इस I2 से देखना है तो एटलीस्ट मिरर की पोजीशनिंग यहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, एटलीस्ट मिरर वहां पे होनी चाहिए, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके ये I2 देख पाएगा इस ईयर 2 को। सिमिलर थिंग हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस ईयर 2 को यदि मैं I1 से देखूं, फिर से समझिए कंडीशन, इस ईयर 2 को यदि मैं I1 से देखूं तो क्या होना चाहिए। ये बहुत आसान है। आप देख रहे होंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनका अगर हम हाफ करें तो ये कुछ समवेयर यहां कहीं लाई करेगा। ज्योमेट्री से आप देख पाते हैं कि समवेयर यहां कहीं लाई करेगा, यहां कहीं। अब देखिए यहां से निकलने वाली रे यहां के मिरर पे टकरा के डायरेक्टली I1 पे पहुंच जाएगी। फिर से ध्यान से देखिए, यहां से जो ईयर 2 से जो इंसिडेंट रे होगी यहां पे अवेलेबल मिरर से टकरा के I1 पे चली गई। अब हमें दो चीज क्लियर हुआ। यदि अब इसमें हमें मिनिमम वर्ड को एक्सरसाइज करना है। यहां पे मैंने वर्ड लिखा है मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड, मुझे वो मिनिमम विड्थ फाइंड आउट करना है। अब कंडीशन हमारे पास 3-4 यहां पे बनते हैं। आप अगर ये सोचें यदि मैं ईयर 1 को I1 से देखूं तो ये वाला पोजीशनिंग, यदि मैं ईयर 2 को I2 से देखूं तो मुझे ये पोजीशनिंग चाहिए। ये तो बहुत बड़ा मिरर हो गया, इसको वर्क करना बेकार है। यदि हम ईयर 1 को I1 से देखें और अगर मैं ईयर 2 को I1 से ही देखूं तो वाओ, ये जो मिरर की जो पोजीशनिंग होगी आप देख पा रहे होंगे। अगर मुझे I1 से देखना है तो ये चाहिए, यदि इसका अगर मुझे I1 से देखना है तो ये चाहिए, तो मुझे ये वाला लेंथ चाहिए। लेकिन मैं और भी मिनिमाइज कर सकता हूं। यदि मैं I1 को I2 से देखूं, इस केस को चर्चा करिए, आप कॉपी में अलग अलग केस को ड्रॉ करिए, आपको चीजें बहुत क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि मैं ईयर 1 को I2 से देखूं तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसके आधे डिस्टेंस पे मुझे मिरर की प्लेसिंग एटलीस्ट चाहिए। तो मैंने वो करा दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, और इसकी जो प्लेसिंग है इनके बीच के डिस्टेंस की आधी पे है। ओके। दूसरा, यदि मैं ईयर 2 को I1 से देखूं तो क्या होगा। यदि मैं ईयर 2 को I1 से देखूं तो कुछ इस प्रकार का रिलेशनशिप होगा, ऐसा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर। ये है मिरर की अगर यहां से यहां मुझे अवेलेबल हो जाए, यहां से यहां अवेलेबल हो जाए, इतना ही दूर का अगर मुझे मिरर अवेलेबल हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मैं पूरे कंप्लीट इतना बड़ा फेस को देख सकता हूं। और मैं देख कैसे रहा हूं, बहुत अच्छा चीज है। मैं ईयर 2 को I1 से देख रहा हूं और मैं ईयर 1 को I2 से देख रहा हूं। एंड व्हाट इज द मिनिमम विड्थ, दिस इज द मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर, दिस इज द मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन था जो कि आपको समझने वाली बात थी कि क्या मिनिमम विड्थ है मिरर की। तो मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर इज दिस। इसका मैथमेटिक्स देख लेते हैं। हमने अनंता पटेल से 2 मेजरमेंट लिए थे, डिस्टेंस बिटवीन आई सेंटर टू आई सेंटर, और ये हमने लिया था D2, तो मैंने इसको D2 लिखा।
और उसके बाद लिखा था ईयर 1 से ईयर 2 का अगर मैं डिस्टेंस की चर्चा करूं, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाले डिस्टेंस को हमने लिखा था D1 से। नाउ मुझे ये डिस्टेंस पता करना है, तो सबसे पहले हम ये ध्यान देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस। ये जो आप देख पा रहे हैं ये डिस्टेंस क्या है। अगर हम इस डिस्टेंस की चर्चा करें, ये डिस्टेंस की, तो ये कितनी है। सपोज उसको मैं y1 नाम दे रहा हूँ। उसके बाद एक मिनिमम विड्थ, इसको मैं w मिनिमम के नाम से डिनोट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद ये वाली अगर हम विड्थ की बात करें, तो ये वाला अगर मैं डायमेंशन को लेता हूँ y2, तो मुझे एक चीज़ क्लियर है कि y1 y2 प्लस w मिनिमम इज इक्वल टू D1। ये मेरे पास एक रिलेशनशिप है। मुझे ये भी क्लियर है कि जो y1 इज इक्वल टू y2 है, ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं कि y1 इक्वल टू y2 है। तो कुल मिला के अगर मैं समहाउ अगर y1 और y2 पता कर लूं, तो मैं w मिनिमम पता कर सकता हूं कि मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर क्या होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं y1 एंड y2 है क्या चीज। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं ये वाला डिस्टेंस को x1 नाम देता हूं और ये वाला डिस्टेंस को यदि मैं x2 नाम देता हूं, और ये दोनों ही x1 और x2 दोनों ही सिमेट्री से देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, x1 इक्वल टू x2। और हम क्या चीज देख सकते हैं, x1 प्लस D2 प्लस x2 इक्वल टू D1। इसलिए जो इनकी जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2। D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2, ये x1 की वैल्यू आ गई। ये जो x1 की वैल्यू आई दैट इज D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2। नाउ मुझे y1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y1 है क्या चीज, आप y1 को ध्यान दीजिए कि y1 है क्या चीज। यहां से पहले इंसिडेंट हुई, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके आई, तो मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट, ये हमारा ऑब्जर्वर पॉइंट, इनके बीच के डिस्टेंस का हाफ है y1। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये तो कंप्लीट डिस्टेंस D2 है, D2 प्लस x1। मतलब मुझे क्या समझ में आया, D2 प्लस x1, ये उनके बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 ये है। जब आप यहां पे x1 की वैल्यू D1 माइनस D2 बाई 2 अगर रख देते हैं, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। और इनकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस तरीके से आएगी। आप देखिए, इसको मैं यहाँ पे 2D1 कर सकता हूँ, और 2D1 करने के बाद एक D1 घट गया, तो ये वैल्यू आएगी D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 4। तो हमें क्या समझ में आया कि y1 इक्वल टू y2, और उनकी जो वैल्यू है वो है D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 4 है। अब अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो मुझे W मिनिमम मिल जाएगा। ये जो W मिनिमम है, ये W मिनिमम मुझे मिल जाएगा। और ये W मिनिमम की जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करिए और उसके बाद फाइंड आउट करिए, तो उनकी जो वैल्यू निकल के आएगी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम देखना चाह रहे थे वो हमें मिल गया है। तो व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर, तो उसका जो एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2। एंड व्हाट इज D1? D1 इज डिस्टेंस बिटवीन ईयर्स। एंड व्हाट इज D2? D2 इज डिस्टेंस बिटवीन आई, और आई का एक पर्टिकुलर पॉइंट लिए हैं, सेंटर को एज अ पॉइंट माना है। पॉइंट तो कुछ होता नहीं है। हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, प्यूपिल से। हम इसको रिप्लेस कर देंगे प्यूपिल से, और प्यूपिल का डायमीटर कितना होता है, 2 से लेकर 8 mm डायमीटर का होता है। ये भी किससे चेंज हो जाएगा, 2 से लेकर 8 mm का होता है। तो यहां पे कितना चेंजेस आएंगे, बहुत ही माइनर चेंज, mm में चेंजेस आएगा। कहने का मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हैं, D1 माइनस D2 बाई 2 प्लस सम mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, एंड दैट इज इन प्रैक्टिकल पर्पज हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर, उतना छोटा विड्थ ऑफ मिरर होगा। तो ये समझ में आया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2 आइड पर्सन के लिए है, जिनके पास 2 आंखें हैं, ऐसे पर्सन के लिए हैं। लेकिन कुछ
पर्सन ऐसे भी हैं जिनके पास केवल एक ही आई रहती है या आई रहती ही नहीं है। जिनके पास आई रहती नहीं है उनके लिए इमेज पॉइंट की बातें करना काल्पनिक हो जाएगी। तो जिनके पास केवल एक ही आई हो उनको मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अब हम बहुत अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक वन आइड पर्सन है जो हमने केस 2 में लिया था, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को कंपेयर करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा से। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा था, D1 की वैल्यू थी 16, D2 की वैल्यू थी 8 सेंटीमीटर। D2 की वैल्यू कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। तो D1 माइनस D2 मतलब 16 माइनस 8 एंड डिवाइड बाई 2 मतलब 8 डिवाइड बाई 2। और आप देख रहे होंगे कि 4 सेंटीमीटर जो अनंता पटेल का एक्सपेरिमेंट था उसमें 4 सेंटीमीटर की चर्चा हमने की थी। तो ये बिल्कुल हमारे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं एंड जो मैथमेटिकल वैल्यू हैं दोनों ही एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था, सक्सेसफुल था। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एक एरर टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ऐसा नहीं था कि एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, और ये ऐसा नहीं था कि मैंने भी एग्जैक्ट 16 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया था। देयर इज सम एरर, 16 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 mm 2 mm 3 mm हो सकता है। ये इस तरीके से हमेशा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होते हैं वो विथ एरर दिखाए जाते हैं, कितना एरर है प्लस माइनस आपके मेजरमेंट्स में। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान रखनी होती हैं। चलिए, तो अभी हम सेकंड केस की स्टडी करते हैं कि मान लीजिए केवल एक ही आई हो तो कैसा रहेगा, मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। तो चलिए अब उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए अगेन ये हमारा फेस लाइन है, इसको हम फेस लाइन की तरह बिहेव करा रहे हैं। इधर की ओर हमने लास्ट टाइम बी पॉइंट लिया था, इधर की ओर हमने ए पॉइंट लिया था। सेम नॉमेनक्लेचर्स भी सेम है। यहाँ पे हमारा ईयर नंबर 1 है, यहाँ पे हमारा आई नंबर 1 है, ये हमारा आई नंबर 2 और ये हमारा ईयर नंबर 2। अब यहाँ पे एक मिरर लाइन है जहाँ पे मिरर की प्लेसिंग की जा रही है। मिरर यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, ये हमको अभी देखना है। और ये दोनों पैरेलल हैं, आप ऐसा मान के चलें। अब होना क्या है कि हमें एक आई को ब्लाइंड करना है। अब एक आई ब्लाइंड होगा मतलब एक आई वर्क नहीं करेगा। तो सपोज मैंने I2 को ब्लाइंड कर दिया, मैं कोई भी आई को ब्लाइंड कर सकता हूँ, I1 या I2 को, कोई भी एक आई को ब्लाइंड कर दिए। अब हमारे पास इस ईयर 1 को देखने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसको देखने की अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और न ही हमें ईयर 2 को देखने की फ्लेक्सिबिलिटी है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी मैं एक चूज कर सकता हूँ। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है I1। मुझे I1 की मदद से ईयर 1 को भी देखना है, I1 की मदद से मुझे ईयर 2 को भी देखना है। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट हमने जो सीखा था वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर जो है उसको डिवाइड बाई 2 करिए, और उतना डिस्टेंस पे मिनिमम मिरर तो होना ही चाहिए। यहाँ पे मिरर की पोजीशनिंग मुझे चाहिए ही। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ से निकलने वाली रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी और यहाँ पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी I1 के पास। मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, I1 एंड ईयर 2 के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कुछ अप्रॉक्सीमेट यहां पे हम ले सकते हैं ऐसा, और
यहां से जो रे इंसिडेंट होगी, यहां से जो रे इंसिडेंट होगी इस मिरर पॉइंट पे यहां पे गिरेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से पहुंचेगी ऐसा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ दिस इज द मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर, ये दिस इज W मिनिमम। ये मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आई है कि इस तरीके से ही पॉसिबल है, मेरे पास और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। मिनिमम मुझे इतना विड्थ चाहिए, मिनिमम है। हमारे पास जो हमने हैंड मिरर देखा था उसका एक साइड हमने कवर किया हुआ था, पार्शियली कवर किया हुआ था। मेरे पास मिरर ये हो सकता है कि मिरर का एक्सटेंशन इसके आगे भी हो, मिरर का एक्सटेंशन इधर भी हो, बट उससे क्या, मुझे तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर, रिक्वायर्ड कितना है आपको। तो मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट के लिए यही चीज चाहिए। अब छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका कितना होगा। तो इसको पता करने का तरीका यह है कि मान लीजिए हमने जो प्रैक्टिकल देखा था उसके हिसाब से ये था कि डिस्टेंस बिटवीन जो आईज हैं वो है हमारा D2, तो इसको हमने D2 लिखा। और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ये जो डिस्टेंस हैं, डिस्टेंस बिटवीन जो ईयर हैं उसको हमने डिनोट किया था D1 से। हमने एक चीज़ और भी देखा था, इस पॉइंट को हमने लिखा था X, इस पॉइंट को लिखा था हमने X1 और इस पॉइंट को लिखा था हमने X2। हमें ये पता है कि X1 इज इक्वल टू X2 एंड दैट इज D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2। हमको ये पता है कि ये जो D1 है उसमें D2 घटा दें तो जो बचता है उसको हाफ हाफ कर दें तो X1 X2 बचता है। ये चीज़ हमें क्लियर है। लेकिन अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो फाइंड आउट करना है ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस का यदि मैं हाफ कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ये y1 की वैल्यू और मुझे पता चल जाएगा ये y2 का भी वैल्यू। कैसे पता करना अभी हम देखते हैं। अगर मैं ये y1 ये y2 फाइंड आउट कर लूं तो मुझे ये W मिनिमम भी पता चल जाएगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि मुझे ये पता है कि y1 प्लस y2 प्लस W मिनिमम इज इक्वल टू D1। आप देख सकते हैं ये y1 प्लस ये W मिनिमम प्लस ये y2 इज इक्वल टू D1। अब यहाँ पे y1 इज नॉट इक्वल टू y2, हाँ ये ध्यान देने वाली बात है, y1 इज नॉट इक्वल टू y2। तो व्हाट इज y1? अब देखिए y1 इज डिस्टेंस बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2, उसका हाफ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि y1 इज इक्वल टू x1 बाई 2, मतलब d1 माइनस d2 और उसका अगर मैं हाफ का हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा 4। तो y1 की जो वैल्यू है दैट इज x1 बाई 2, मतलब d1 माइनस d2 बाई 4। एंड व्हाट इज y2? y2 जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन i1 एंड ईयर 2 और उसका हाफ, कहने का मतलब d2 प्लस x2 और उसका हाफ। तो ये मैं लिख सकता हूं d2 प्लस x2 और उसका हाफ। अगर मैं ये करता हूं d2 प्लस x2 का अगर मैं हाफ करता हूं तो हमको ये पता है कि x2 कितना है, x2 है d1 प्लस ये तो हो जाएगा 2d1, मतलब ये मिल जाएगा मुझे d1 प्लस d2 डिवाइड बाई 4। ये हो गया। अब यदि मैं y1 प्लस y2 कर दूं तो d2 बाई 4 माइनस d2 बाई 4 इस d2 बाई 4 से कट जाएगा एंड d1 बाई 4 एंड ये d1 बाई 4 दोनों जुड़ जाएंगे और मिल जाएंगे d1 बाई 2। अगर मैं इसको यहां से घटा दूं तो मुझे मिलेगा w मिनिमम इज इक्वल टू d1 बाई 2। यहां पे मुझे क्या मिला? w मिनिमम जो मिला वो है d1 बाई 2। ये जो W मिनिमम मिला है वो है D1 बाई 2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि वन आइड पर्सन के लिए अगर हम W मिनिमम की बात करें, मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर की अगर बात करें, तो दैट नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन आईज।
वो आई के बीच का डिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो ईयर से ईयर के बीच का डिस्टेंस क्या है केवल उस पर बात करता है, और उसका भी कितना, हाफ होना चाहिए, उसका भी कितना, हाफ होना चाहिए। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ये d1/2 है, हाफ है। हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा में भी ये पाया था कि ये 8 सेंटीमीटर है। क्यों 8 सेंटीमीटर है, आप चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ईयर्स 16 सेंटीमीटर थे। अगर मैं यहां पे 16 सेंटीमीटर को डिवाइड करूं, 16 डिवाइड बाई 2, 8 सेंटीमीटर, परफेक्टली मैचिंग विद द एक्सपेरिमेंटल डेटा। नो डाउट ये एक्सपेरिमेंटल डेटा प्लस माइनस 2, 3 mm, 4 mm प्लस माइनस में है, बट डजेंट मैटर। हम इसको फॉर द कॉन्सेप्ट सिंप्लिसिटी मैंने इसको डायरेक्टली लिखा था 8 सेंटीमीटर। हाउ एवर इट वॉज नॉट 8 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 2, 3 mm हो सकता है। ये दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मुझे कई लोगों ने ये पूछा कि व्हाट विल बी अगर इस मिरर को मैं शिफ्ट कर दूं इधर या इसको शिफ्ट कर दूं इधर। इस मिरर को चाहे मैं इधर की ओर शिफ्ट करूं या इस मिरर को मैं चाहे इधर की ओर शिफ्ट करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस W मिनिमम वैसा ही रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस मिरर को मैं सपोज यहां भी रखता हूं, चलिए रख के देखते हैं क्या होगा। सपोज मैंने मिरर लाइन अभी यहां पे ड्रॉ की, मतलब अब मैं मिरर की प्लेसिंग यहां पे करना चाहता हूं, और यहां पे भी मुझे मिनिमम विड्थ पता करना है। यहां पे भी मेरा जो टारगेट है मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर कितनी होगी मुझे ये पता करना है। स्टार्टिंग में डिस्टेंस बिटवीन फेस एंड जो मिरर था वो है L1, अभी जो मैं कर दिया हूं दैट इज L2। और मुझे अभी भी पता करना है कि व्हाट विल बी द मिनिमम विड्थ ऑफ द मिरर। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि यहां से निकलने वाली रे यहां तक तभी पहुंचेगी जब डिस्टेंस बिटवीन 2 पे एटलीस्ट मिरर होगा। मतलब मिरर की पोजीशनिंग तो मुझे अभी भी ये चाहिए। अगेन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए और वहां पे मिरर की पोजीशनिंग मुझे मिनिमम चाहिए ही। मतलब अगेन हियर आप देख पा रहे होंगे मिरर की पोजीशनिंग अभी मुझे यहां पे चाहिए, मुझे तो यहां पे चाहिए ही, अदरवाइज मैं इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जर्वर से नहीं देख सकता, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जर्वर से नहीं देख सकता। इसका मतलब W मिनिमम इज नॉट चेंजिंग। अगर मैं ये मिरर लाइन को चेंज करता हूं, शिफ्ट करता हूं आगे पीछे, तो मैं नहीं चेंज कर सकता, मैं W मिनिमम चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं इस मिरर लाइन को आगे पीछे चेंज भी करूं तो W मिनिमम चेंज नहीं होता। आप इसको रे ज्योमेट्री से समझ पा रहे हैं, नहीं चेंज होता। चेंज क्या होता है? चेंज ये वाला इंसिडेंट रे अब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा यहां पे इमेज के लिए, बल्कि एक दूसरा रे अब होगा इसके इमेज के फॉर्मेशन के लिए। ये वाला रे चेंज बस इतना ही है, ये वाला रे, और ये वाला रे जो यहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही ये रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली यहां पे ये वाला रे और ये वाला रे रिस्पॉन्सिबल, ये रे अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहां से जो निकलने वाली जो रे थी अब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल रे चेंज होती हैं लेकिन W मिनिमम चेंज नहीं होता। ये ध्यान देने वाली बात है आपको। W मिनिमम चेंज नहीं हो रहा है, मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। यहां भी अगर D1/2 था तो यहां भी D1/2 रहेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल रे थी इस इमेज के निर्माण करने के लिए वो चेंज हो गई हैं, वो केवल चेंज हुई हैं, वैल्यू चेंज नहीं हुई है मिरर की विड्थ की। सिमिलरली फर्स्ट केस में भी है, वहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? जब मिरर को आप एकदम आंखों के सामने ऐसा सटा देते हो, जब आंखों के सामने आप मिरर को ऐसा सटा देते हो तो उसमें क्या होती है, आपके कान शायद दिखाई नहीं दे, आपकी आंख दिखाई नहीं दे। इसका पीछे का जो कारण होता है वो भी हम पढ़ेंगे जब हम आई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक नियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है कि एक डेफिनेट नियर पॉइंट होने के बाद चीजें हमें दिखाई देना बंद कर देती हैं। तो एक डेफिनेट नियर पॉइंट के बाद अगर आप मिरर को पास लाते जाएंगे तो हो सकता है आपकी कान दिखाई देना बंद कर दें, आंखों का धुंधला दिखाई देना चालू कर दें। तो इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट, कि एक डेफिनेट पॉइंट के बाद चीजें आपको दिखाई देना बंद कर देती हैं।
तो उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। ये नियर पॉइंट को और इलॉबरेट वे में हम देखेंगे जब हम आई के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो फिलॉसफी था, उसमें एक चीज़ क्लियर है कि ये L1 L2 पे डिपेंड नहीं करती। ये मिनिमम विड्थ जो है मिरर की रिक्वायरमेंट, वो L1 L2 पे डिपेंड नहीं करती कि वो L1 है कि L2 है, कि इतना डिस्टेंस पे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप ये मिरर को चाहें तो यहाँ पे रखें, चाहें तो इतना दूर पे रखें, चाहें तो और दूर पे रखें। अगर आपकी आई साइट बहुत अच्छी है तो चाहे तो और दूर पे रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मिनिमम विड्थ आपको यहाँ पे रखने पे चाहिए अपने कंप्लीट फेस को देखने के लिए, उतना ही यहाँ पे चाहिए, उतना उससे आगे भी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप मैथमेटिकली जितना फील कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप प्रैक्टिकली फील करिए। गर्ल्स इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं क्योंकि वे एकदम छोटे छोटे मिरर का यूज़ करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। उनके पर्स में होती हैं छोटे छोटे मिरर्स, जब चाहे वो अपना दिखते हैं अपना मेकअप देखने के लिए या करने के लिए, तो अपने छोटे छोटे मिरर्स का यूज़ करते हैं। एक मूवी भी आई है तानाजी, जिसमें जो हीरोइन होती है वो मिरर का यूज़ करके देखती है, अपने चेहरे को छोटे से एक मिरर से देखती है। एंड जो अजय देवगन होते हैं उससे रिक्वेस्ट भी करती है काजोल कि आप एक बड़ा मिरर लाएं जिससे हम दोनों अपना चेहरा एक साथ देख सकें। इसका मतलब क्या है, छोटे से मिरर में हम दोनों अपना चेहरा एक साथ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उसकी जो विड्थ है मिरर की, वो मिरर की विड्थ उतनी नहीं है जितना रिक्वायर्ड है। तो आप एक ऐसा मिरर लाइए जिसका विड्थ इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हो, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हो, तभी जाके आप चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे बेहतर ढंग से, समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। को रिलेट करिए अपने आसपास के डेली लाइफ में घटित होने वाली घटनाओं को को रिलेट करिए, फिजिक्स को को रिलेट करिए, तानाजी को को रिलेट करिए, मूवी को को रिलेट करिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। जो आप देख रहे हैं, गर्ल्स जो छोटे छोटे पर्स में अपने मिरर्स का जो यूज़ कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए कि वो इतनी छोटी सी 4 सेंटीमीटर की मिरर कंप्लीट फेस देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी अब नेक्स्ट टाइम आप मिरर खरीदें, इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखें कि मुझे मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट कितनी है। ऐसे ही हम एक और डेली लाइफ का एग्जांपल लेंगे, ड्रेसिंग टेबल का। ड्रेसिंग टेबल पे जो मिरर लगी होती है, डेफिनेटली वो भी प्लेन मिरर लगी होती है और उससे हम अपना फुल बॉडी देखते हैं, अपने फुल बॉडी को देख सकते हैं, पूरा अच्छे ढंग से हम सज संवर सकते हैं। तो हम ऐसे ही एग्जाम्पल को लेंगे ड्रेसिंग टेबल का कि उसमें ड्रेसिंग टेबल की जो मिरर लगी होती है उसकी एक मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने कंप्लीट बॉडी को देख सकें। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो ड्रेसिंग टेबल पे रहेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी, आप इंजॉय कर रहे हैं फिजिक्स का, क्योंकि हम डेली लाइफ का भी एग्जाम्पल साथ ही साथ लेते चल रहे हैं। नो डाउट ये सभी 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और कॉन्सेप्ट चाहे उधर इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, अगर डेली लाइफ की चीज़ें हैं तो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। यही थीम है कॉन्सेप्ट कॉर्नर का कि पढ़ाई के साथ साथ अपने डेली लाइफ में होने वाले घटनाओं का भी एनालिसिस करना सीखें। थैंक यू, बने रहें कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे।